दोस्तों, मैं कई सालों से सर के चैनल की लगातार कई कहानियां सुन चुका हूं। अक्सर मैं सोचता हूं कि बहुत से लोगों के साथ जितनी भी घटनाएं होती हैं, जब मैं सर की जुबानी सुनता हूं तो मेरे मन में भी एक हलचल सी मच जाती है। मेरे साथ आप बीती हुई यादें दिमाग में घूमने लगती हैं और मैं बेचैन हो जाता हूं। इसी तरह मैंने भी हिम्मत करके इस कहानी को आप तक पहुंचाने की कोशिश की है। मैं बस अपना नाम बदलकर अपनी कहानी आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। तो ठीक ये उन दिनों की बात है जब मैं और मेरा दोस्त विक्रम अपनी यूनिवर्सिटी की पढ़ाई से फ्री हुए थे। जल्द ही विक्रम की शादी थी। वो एक दूर के गांव में रहता था। मुंबई से उसके गांव तक पहुंचने में लगभग 5 घंटे का सफर था। विक्रम मुझे कई दिनों से कह रहा था कि तुम मेरी शादी में जरूर आना, लेकिन मेरा वहां जाने का कोई इरादा नहीं था। पिताजी ने मुझसे कहा कि तुम बिजनेस संभालो और ठीक अपनी दोस्ती यारी सब कुछ छोड़ दो। बात दरअसल ये थी, माता पिता भी मेरी शादी करवाना चाहते थे। वो चाहते थे कि मैं अपने पैरों पर खड़ा हो जाऊं, अपनी जिम्मेदारियों को समझ पाऊं। तभी वो काजल को मेरी दुल्हन बनाकर घर लेकर आएंगे। दोस्तों, आप सभी को बता दूं कि काजल से मैं बचपन से ही बहुत प्यार करता था। हम दोनों एक दूसरे के लिए पागल थे। सबसे बड़ी और गहरी बात, इस रिश्ते पर किसी को कोई एतराज भी नहीं था, वरना आप तो जानते ही हैं कि अक्सर लव मैरिज बहुत मुश्किल से होती है। बस फिर क्या था, काजल के लिए मैं अपने पिता की बात मानने को तैयार था। मुझे आज भी याद है, उस दिन जब विक्रम मुझसे नाराज होने लगा तब पिताजी कहने लगे कि 2 दिन की ही बात है, चले जाओ उसकी शादी में, मगर याद रखना सिर्फ 2 दिन, इसके बाद तुरंत वापस आ जाना। ऐसा ना हो कि तुम कहीं 1 महीने अपने दोस्त के गांव में ही बैठ जाओ। मैंने पिताजी से जल्दी लौटने का वादा लिया था और ठीक जब मैं घर से निकलने लगा तो शाम हो रही थी। माँ उसी वक्त घर पर आई थी। उन्होंने जब मुझे तैयार देखा तो हैरान रह गई। उन्होंने मुझसे तुरंत ही कहा कि ये तैयार होकर कहाँ जा रहा है। ठीक मैंने जैसे ही माँ को विक्रम के बारे में बताया तो वो मुझे देखने लगी, कहने लगी कि ठीक है, लेकिन सुबह सफर पर निकलना, अभी शाम होने वाली है, इस वक्त सफर करना ठीक नहीं है। वो लोग दूर के गांव में रहते हैं, नहीं पता तुम्हें वहां पहुंचते पहुंचते कितना वक्त लग जाए। माँ की बात अभी बीच में ही थी कि मैं जोरों से हंसने लगा। मेरे हंसने के बाद मेरी माँ बहुत गुस्से में आ गई। कहने लगी कि बड़े जब किसी बात से मना करते हैं तो उनकी बात माननी चाहिए, तुम्हारी तरह उनकी बातों का मजाक नहीं उड़ाते। दोस्तों, इतने में ही पिताजी भी वहां पर आ गए। पिताजी के विचार भी मेरी ही तरह थे। पिताजी ने माँ को समझाते हुए मेरी ओर जाने का इशारा किया। बस इसी तरह मैं माँ के मना करने के बाद भी अपने दोस्त के गांव की ओर निकल गया। दोस्तों, मैं गूगल मैप से रास्ता देख रहा था और साथ ही अपने दोस्त से भी पूछ रहा था। अभी 2 घंटे का सफर बाकी था कि तभी अचानक मौसम खराब हो गया। आसमान पर काले बादल छाने लगे, हर तरफ अंधेरा ही अंधेरा था। उसी वक्त अचानक मेरी गाड़ी एक वीरान जगह पर जाकर रुक गई। मैंने उसे बहुत चालू करने की कोशिश की, मगर ऐसा लग रहा था कि जैसे गाड़ी ने स्टार्ट होने के लिए मना कर दिया हो। मैंने तुरंत अपना मोबाइल निकालकर अपने दोस्त को कॉल मिलाई, लेकिन क्या करता, नेटवर्क नहीं थे। सच में मैं बुरी तरह परेशान हो गया कि अब आगे क्या करूं। मौसम भी खराब है और ये जगह भी सुनसान है, ऊपर से रात का समय। दोस्तों, मैं उस जगह पर उस वक्त फंस गया था। समझ नहीं आ रहा था कि यहां से कैसे निकलो, क्या आसपास कोई मदद मिलेगी या नहीं। मैं बहुत ज्यादा परेशान था। अचानक मुझे ऐसा महसूस हुआ कि जैसे कोई मुझे आवाज दे रहा हो, मुझे अपना नाम सुनाई दे रहा था। सच कहूं तो मैं एकदम से घबरा गया, क्योंकि इस वीराने में ऐसा कौन था जो मुझे बुला रहा था। और तो और सबसे बड़ी बात, उसे मेरा नाम भी पता है। दोस्तों, पहले तो मैंने सोचा कि मुझे गाड़ी से उतरकर नहीं जाना चाहिए, कहीं किसी मुसीबत में ना पड़ जाऊं। मगर फिर मैंने ये भी सोचा कि अगर कोई किसी मुसीबत में है तो शायद मुझे उसकी मदद भी करनी चाहिए। कम से कम ये तो देखना चाहिए कि बाहर कौन है जो कि मेरी ही तरह इस सुनसान जगह पर मौजूद है। उस वक्त मेरे दिल में जिज्ञासा भी थी। मैं गाड़ी से उतरकर बाहर आया। हर तरफ बिल्कुल खामोशी छाई हुई थी, बस चारों तरफ हवाएं चल रही थी। उस वक्त मैं और अंधेरा, साथ में मोबाइल के टॉर्च की रोशनी। मैंने उसी रोशनी में देखा कि मुझसे थोड़ी ही दूर जमीन पर एक छोटी सी बिल्ली थी। पहले तो एक बार जब अंधेरे में मैंने उसकी 2 चमकती हुई आंखें देखी तो एक बार को तो मेरा दिल डर गया, मगर जब मैंने उसके पूरे शरीर पर रोशनी डाली तो मैं ठीक उसके पास चला गया। वो कुछ नहीं, बस एक बिल्ली ही थी, काले रंग की बिल्ली, जो कि बड़ी बड़ी आंखों से मुझे घूर रही थी। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। वो लगातार मुझे देखने लगी। मैं ठीक उसके करीब होकर बैठा। और आप सभी को बता दूं कि मुझे बिल्लियां बहुत पसंद थी, मगर ये बिल्ली सबसे अलग थी, देखने में थोड़ी डरावनी सी थी। मैंने एक बार उस बिल्ली को उठाकर देखा, पाया कि उसका एक पाँव घायल था। साथ ही साथ अब बारिश भी होना शुरू हो गई। मुझे बिल्ली पर एकदम तरस आ गया।
मैंने सोचा कि इतनी ठंड में बिल्ली को यहाँ छोड़ना ठीक नहीं, मुझे उसे अपने साथ गाड़ी में रख लेना चाहिए। दोस्तों सच कहता हूँ, उस वक्त मैं भूल गया कि मैं किस जगह पर हूँ और कहाँ जा रहा हूँ। न जाने क्यों मेरे जहन पर बस वो बिल्ली छाई हुई थी। मैंने ठीक उसके घाव को ठीक करने के लिए अपनी गाड़ी में रखा फर्स्ट एड बॉक्स निकाला। मैंने ठीक उसमें से दवाई निकाली और बिल्ली के पाँव पर लगाई। मैं आराम से धीरे धीरे उसके बालों को सहलाने लगा। बिल्ली को देखकर साफ लग रहा था कि जैसे वो बिल्कुल शांत है। धीरे धीरे उसकी आंखें बंद होने लगी और वो गहरी नींद में चली गई। उसी वक्त मैंने भी एक गहरी सांस ली और आराम से बैठ गया। कहीं ना कहीं मैं एकदम से होश की दुनिया में लौट आया था। मैंने अपनी गाड़ी की खिड़की से बाहर देखा, जहां हर तरफ अंधेरा ही अंधेरा था। बाहर बारिश भी हो रही थी। काफी देर तक मैं गाड़ी में बैठा यही सब सोचता रहा कि यहां से कैसे निकलूं। न जाने क्यों मैंने दोबारा गाड़ी को स्टार्ट किया और यकीन मानिए एक ही बारी में मेरी गाड़ी स्टार्ट हो गई। दोस्तों जैसे ही मेरी गाड़ी चल पड़ी मैं खुशी से पागल हो गया। उस वक्त मैं यही सोच रहा था कि न जाने मैं कब तक इस वीराने में फंसा रहूंगा। क्या मैं अपनी मंजिल तक पहुंचूंगा भी या नहीं। सबसे बड़ी बात तो ये थी कि यहाँ तो सिग्नल भी नहीं आ रहे थे। मैं लगातार बार बार मोबाइल फोन चेक कर रहा था। सोच रहा था कि कहीं ना कहीं सिग्नल जरूर आएंगे ताकि मैं अपने दोस्त को कॉल करके सारी समस्या के बारे में बता सकूं। बस भगवान का शुक्र था कि मेरी गाड़ी चल पड़ी। मैं कुछ ही दूर आगे चला था कि अचानक मेरा मोबाइल बजने लगा। मैंने छोटे शब्दों में अपने दोस्त को सारी बातें बताई। मैंने उसे बताया कि मैं किस तरह की मुश्किल में फंस चुका था। दोस्त कहने लगा कि भगवान का शुक्र मानो तुम्हारी गाड़ी ठीक हो गई, वरना ऐसे वीराने में कोई तुम्हारी मदद के लिए भी नहीं पहुंच पाता। सबसे बड़ी बात, तुम्हें रात में आने के लिए किसने कहा? हम अक्सर दिन के समय हमेशा उस रास्ते से आते हैं। लोग कहते हैं कि उस जंगल में भूत प्रेत है, बस इसीलिए हम लोग रात के समय वहां से गुजरने से डरते हैं। दोस्त की बातों पर मैं जोरों से हंस पड़ा। मैंने उससे कहा कि यार तुम आज के जमाने में पढ़े लिखे होकर भी ये भूत प्रेत वाली बातें करते हो। क्या तुम्हें सच में इन सब चीजों पर विश्वास है? मैंने इतना ही कहा था कि तभी वो बिल्ली अचानक मेरी ओर देखने लगी। मैंने डर के मारे फोन नीचे कर दिया और बिल्ली को देखने लगा। वो लगातार अपनी चमकती आंखों से मुझे घूर रही थी। ऐसा लगा कि जैसे उसे मेरी बात पसंद ना आई हो। एक पल के लिए मुझे कुछ अजीब सा एहसास हुआ, मगर उसके दूसरे पल ही मैंने सारा ध्यान अपनी गाड़ी की ओर लगाया। साथियों में बहुत ज्यादा थक गया था। जल्द से जल्द दोस्त के घर पहुंचकर आराम करना चाहता था। जैसे तैसे मैं उसके घर पहुंचा और सबसे मिल मिलाने के बाद मैं चुपचाप सो गया। उस दौरान वो बिल्ली मेरे जहन से पूरी तरह से निकल चुकी थी, क्योंकि जब मैं गाड़ी से उतरकर दोस्त के घर पर आया तब से मैंने उस बिल्ली को नहीं देखा। एक बार को तो मैंने ये सोचा कि वो जानवर है, अपने जैसे ही किसी जानवर के पास चली गई होगी, तो ऐसे में उसके बारे में ज्यादा क्या सोचना। नींद में मैंने महसूस किया, ऐसा लगा कि जैसे कोई मेरे पैरों को छू रहा हो। पहले तो मैंने इस लम्हे को खामोशी से महसूस किया, मगर जब नींद टूट गई तब मुझे एहसास हुआ जैसे सच में कोई मेरे पैरों को छू रहा है। मैं एकदम से उठ गया। उसी वक्त मैंने देखा कि मेरे पैरों की तरफ एक लड़की बैठी हुई थी, जिसके लंबे लंबे बाल हवा में उड़ रहे थे। उस लड़की की कमर मेरी ओर थी। वो मेरे पैरों को अपनी गोद में रखते हुए और मेरे पैर उसकी गोद में थे। मैं जैसे ही ठीक होश में आया तो मैंने जल्दी से अपने पाँव खींच लिए। कमाल की बात तो ये थी कि कमरे में अंधेरा था और मैं उस लड़की का चेहरा नहीं देख पा रहा था। मैं पूरी तरह डर गया। आखिर ये सब क्या था? ये लड़की कौन है और ऐसे अंधेरे में मेरे कमरे में क्या कर रही है? अगर ये मेरे दोस्त की मेहमान है या उसके खानदान की कोई लड़की है, ऐसे में अगर उसे किसी ने देख लिया तो न जाने क्या होगा। मैंने उस लड़की से कहा, तुम कौन हो? यहाँ क्या कर रही हो? तुम्हें इस तरह मेरे कमरे में नहीं आना चाहिए था। लड़की खामोश रही। उसने मेरी बातों का कोई जवाब नहीं दिया। मैंने जैसे ही बिस्तर से नीचे पाँव रखे, वो लड़की एकदम से अपनी जगह से उठी और तेजी से बाहर भाग गई। मैं अपनी जगह हैरत से खड़ा का खड़ा ही रह गया। बात ही कुछ ऐसी थी, क्योंकि वो लड़की बंद दरवाजे से यूं निकल कर चली गई जैसे कोई हवा का झोंका हो। मैंने एक बार अपनी आंखों को मसल कर देखा। कमरे की लाइट ऑन की। मैं ठीक जब दरवाजे के पास आया, दरवाजा अंदर से बंद था। ठीक मैंने अभी भी जो देखा वो एकदम सच था, कोई वहम नहीं। लड़की सच में बंद दरवाजे से बाहर निकल गई। एक पल के लिए तो मैं सोच में पड़ गया कि आखिर ऐसे कैसे हो सकता है। कहीं ये सब मैंने नींद में तो नहीं देखा या मैं जाग रहा था। मैं सोच सोच कर पागल हो रहा था कि आखिर ये सब क्या है। मैंने एक बार फिर खुद को तसल्ली दी। शायद मैं बहुत ज्यादा थक गया हूँ, इसीलिए मुझे ऐसा महसूस हो रहा है। शायद मैंने कोई सपना देखा था। एकदम से मेरी नींद टूट गई होगी। सच कहूँ तो मैं सपने और हकीकत में फर्क नहीं कर पा रहा था, पर क्या करता। मैं चुपचाप अपने बिस्तर पर आकर लेट गया
और फिर से आराम करने लगा। अपने दोस्त के साथ गुजरा। सारा दिन उसकी शादी की रस्में चलती रही। बारात के लिए साथ गए तो मुझे और भी ज्यादा मजा आया। साथियों, मैंने एक बात नोट की। मुझे ऐसा महसूस हो रहा था जैसे कोई मुझे देख रहा हो। मुझे अपने चेहरे पर किसी की नजरों का असर महसूस हो रहा था। बार बार मुझे ऐसा लग रहा था जैसे कोई मुझे घूर कर देख रहा हो। हालांकि मैं इन सबको वहम समझकर नजरअंदाज करता रहा। ठीक रात को जब मैं सो रहा था तो एक बार फिर मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे कोई मेरे पाँव को छू रहा हो। मैं एक झटके से उठकर दोबारा बैठ गया। आज भी वही लड़की मेरे पाँव की तरफ बैठी हुई थी। मेरे पाँव उसकी गोद में थे। ये सब देखकर मैं बुरी तरह घबरा गया। वाकई मैं तो पसीना पसीना हो गया। मैंने धीरे से कहा, देखो, तुम जो कोई भी हो यहाँ से चले जाओ। अगर किसी ने देख लिया तो अच्छा नहीं होगा। मैंने इतना ही कहा कि वो जोरों से हंसने लगी। कहने लगी, मुझे कोई नहीं देख सकता और ना ही कोई मेरा कुछ बिगाड़ सकता है। मैंने उससे कहा, क्या मतलब, कहना क्या चाहती हो तुम? मुझे इतनी सी बात समझ में नहीं आती। एक जवान लड़की अगर किसी जवान लड़के के कमरे में आए तो इस बात पर लड़के के साथ क्या क्या हो सकता है, और तुम ये कह रही हो कि तुम्हारा कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता। इसके बाद वो लड़की अपनी जगह से उठी और एक बार फिर से बिजली की तरह भागती हुई दरवाजे से बाहर निकल गई। दोस्तों, मेरा हाल ये हो चुका था कि मैं सांसें भी नहीं ले पा रहा था। खौफ से मेरा पूरा जिस्म सुन्न पड़ गया था। न जाने कितनी देर तक मैं अपने बिस्तर पर बैठकर उस दरवाजे की ओर ही देखता रहा। मैंने कमरे की लाइट ऑन की। दरवाजा आज भी अंदर से बंद था। क्या करता? सर पकड़कर बैठ गया कि आखिर ये सब हो क्या रहा है। आज से पहले मेरे साथ कभी ऐसा नहीं हुआ। मैंने सोचा कि सुबह होते ही अपने दोस्त से इन बातों के बारे में जिक्र करूंगा, क्योंकि पहले तो मैंने ये सोचकर बातें छुपा ली थी कि ये सब सही नहीं है। कहीं वो उसके खानदान की कोई लड़की है। कहीं ऐसा ना हो कि मेरा दोस्त मुझसे ही नाराज हो जाए, क्योंकि मेरे पास इस बात का कोई सबूत नहीं था कि मेरे कमरे में कोई लड़की आई थी। मैंने किसी को नहीं बुलाया, लेकिन जिस तरह से वो गई उस बात को तो मैं बता भी नहीं सकता। कौन इस पर विश्वास करेगा? समझने में बहुत दिक्कत हो रही थी कि किसको क्या कहूं। न जाने क्यों ऐसा लग रहा था कि शायद ये कमरा कुछ रहस्य से भरा है। मैंने सोचा कि शायद मैं अपने दोस्त से पूछ सकता हूं कि कहीं इस कमरे में भूत प्रेत तो नहीं है। अगर है तो वो उसे घर से भगाता क्यों नहीं? क्या पता वो कभी भी किसी को नुकसान पहुंचा सकते हैं। पूरी रात मैंने ऐसे ही काट दी। इसके अगले दिन जब मैं वापस जाने लगा तब मैंने अपने दोस्त से बात करने का फैसला किया। मैंने उससे कहा, विक्रम, मैं तुम्हें कुछ बताना चाहता हूँ। साथ ही ये भी सोच रहा हूँ, पता नहीं तुम मेरी बात पर यकीन करोगे कि नहीं। नहीं मालूम कि तुम ये समझने की कोशिश करोगे या नहीं। कहीं ऐसा ना हो कि तुम मुझे गलत समझने लगो। विक्रम हैरत से मुझे देखने लगा। कहने लगा कि अजय, तुझे क्या हो गया? मैं कितने सालों से तुझे जानता हूँ। हमारी कितनी गहरी दोस्ती है। मैं खुद से ज्यादा तुझ पर विश्वास करता हूँ। मुझे पता ऐसी क्या बात है जो तुझे परेशान कर रही है। बस क्या था, मैंने जैसे ही विक्रम को बताने के लिए अपना मुंह खोला कि तभी एक अजीब सी बात हुई। मेरी जुबान जैसे मेरे गले से चिपक गई थी। मैं बोलने की कोशिश कर रहा था मगर बोल नहीं पाया। मेरी आंखें डर से फटी की फटी रह गई। विक्रम हैरानी से मुझे देखता रहा। कहने लगा कि अजय, तुम्हें कुछ कह रहे थे, बताओ क्या कहना चाहते हो। अब मैं क्या कह सकता था। मैंने विक्रम को गले से लगा लिया। मैंने विक्रम से कहा, मैं बस इतना कहना चाहता हूँ कि तुम भी मेरे घर जरूर आना, भाभी को लेकर, मुझे अच्छा लगेगा। दोस्तों, इसके बाद विक्रम ने आने का वादा कर लिया था। दोस्तों, जैसे ही मैं घर पर आया तो माँ मुझे देखकर ठिठक कर रह गई। कहने लगी, कितना समझाया, कहा था रात का सफर मत करो, मगर तुमने एक नहीं मानी। दोस्तों, मैं चुपचाप बेजार सा होकर उनके सामने जाकर बैठ गया था। मैंने माँ से कहा, माँ, मुझे इतना बताओ कि अगर मैंने उस दिन सफर कर लिया तो क्या हो गया? माँ कहने लगी कि उस रात मैंने बहुत डरावना सपना देखा था। मैंने देखा कि तुम्हारे पीछे एक चुड़ैल लगी हुई है जो तुम्हें नुकसान पहुंचाना चाहती है। माँ की इस बात पर मैं हंस पड़ा। मैंने माँ से उन बातों का जिक्र नहीं किया जो कि अजय के घर में हुआ था, क्योंकि मैं ये समझता था जो कुछ भी था शायद उसके घर में ही था। शायद उसके कमरे में रहने वाला भूत नहीं चाहता था कि मैं उसके कमरे पर रहूं। शायद इसीलिए वो मुझे डराने के लिए वहां बार बार आ रही थी। माँ कहने लगी कि तुम्हारे ससुराल वालों का घर से फोन आया था। वो चाहते हैं कि इसी महीने तुम दोनों का विवाह कर दिया जाए। दोस्तों, ये बात सुनने के बाद मैं बहुत ज्यादा खुश हुआ था। मैंने माँ से कह दिया, ठीक है, कल ही जाकर शादी की तारीख फाइनल करके आ जाए। दोस्तों, उसी रात मैं काजल से बातें कर रहा था जब मुझे अचानक महसूस हुआ कि शायद कोई मेरे पीछे आकर खड़ा है। मैंने जैसे ही पीछे पलट कर देखा तो वहां पर कोई भी नहीं था।
जब मैं कुछ देर के लिए खामोश रहा तो काजल की आवाज़ सुनाई दी। ऐसा लगा जैसे कि वो चिल्लाई हो। मैंने काजल से पूछा, क्या हुआ? काजल ने कहा, कुछ नहीं, बस वैसे ही मुझे अजीब सा महसूस हुआ था, शायद कुछ वहम था। मैं दोबारा काजल से बात करने लगा। मैं बात करता करता खिड़की की तरफ चला गया। तभी मुझे ऐसा लगा कि जैसे किसी ने मेरे कंधे पर हाथ रख दिया हो। मैं बुरी तरह से घबरा कर पीछे पलटा, मगर वहां पर तब भी कोई नहीं था। सच कहूं तो मुझे अब डर लगने लगा था, क्योंकि वहम 2 बार नहीं हो सकता। अजीब सा लग रहा था, क्योंकि मेरे साथ ऐसी घटनाएं हो रही थी जिसे मैं देख नहीं पा रहा था। न जाने क्यों मुझे किसी की मौजूदगी का एहसास हो रहा था। ऐसा लग रहा है जैसे कोई मेरे आसपास है, लेकिन ऐसा क्यों है, इस सवाल का जवाब मुझे अब तक नहीं मिला। खैर, थोड़ी देर बाद मैंने फोन काट दिया और बिस्तर पर आकर लेट गया। मैं लेटा लेटा काली माता के मंत्र पढ़ने लगा, क्योंकि मुझे माँ ने कहा था, जब भी तुम्हें कभी डर लगे, अजीब सा महसूस हो, तो तुम भगवान हनुमान या काली माता का मंत्र पढ़ा करो। इससे तुम्हारे मन को शांति मिलेगी, कहीं ना कहीं तुम सुरक्षित महसूस करोगे और अच्छा लगेगा। दोस्तों, सच कहता हूँ, काली माता के मंत्र पढ़ने के बाद मुझे अपने शरीर में शांति सी महसूस हो रही थी। एक तो मैं वैसे ही कल से सोया नहीं था, इसलिए आंखें बंद करते ही नींद आ गई। नींद ने मुझे खुद में संभाल लिया था। सच कहता हूँ, उस दिन के बाद से मेरे साथ कोई भी भयानक घटना नहीं घटी और ना ही किसी मौजूदगी का एहसास हुआ। इसीलिए मैं इस बात को धीरे धीरे भूल चुका था। मैं बस अपने जीवन में व्यस्त हो गया। मैंने माँ से कह दिया था कि आप जल्द से जल्द शादी की तारीख तय कर लीजिए। माँ और पिताजी उसी शाम काजल के घर चले गए। उन्हें वापस आते आते बहुत देर हो गई थी। मैं घर पर बैठा बेताब होकर उनका इंतजार कर रहा था। मैंने माँ को कॉल किया, मगर उन्होंने मेरी कॉल नहीं उठाई। वहीं पिताजी का नंबर व्यस्त जा रहा था और ठीक जब मैंने काजल का नंबर मिलाया तो उसका नंबर बंद था। दोस्तों, मैं दिल ही दिल में परेशान हो गया कि मेरी इनमें से किसी से बात क्यों नहीं हो रही, और तो और ये लोग अब तक घर क्यों नहीं आए। दोस्तों, फिर आधी रात जब वो लोग घर आए तो मैं बहुत ज्यादा परेशान था। माँ के चेहरे का रंग बदला हुआ था, साथ पिताजी भी बहुत चिंतित लग रहे थे। मैंने माँ से पूछा, आप लोगों ने इतनी देर क्यों लगा दी? आपको तो बहुत जल्दी घर आ जाना चाहिए था, और तो और आपने मेरी कॉल भी नहीं उठाई। माँ ने कहा, बेटा हम बातों में व्यस्त थे, तुम्हारी कॉल उठाने की तरफ ध्यान ही नहीं गया। मैंने माँ से कहा, माँ मैं तब से भूखा हूँ, आपका इंतजार कर रहा था। अब आप घर आए हो, अब मैं खाना खाऊंगा। मेरी बात सुनने के बाद माता पिता नजरें चुराकर एक दूसरे की तरफ देखने लगे। मैंने माँ से कहा, माँ क्या बात है, आप इतनी परेशान क्यों हैं? मुझे बताएं, क्या उन लोगों ने शादी की तारीख पक्की करी? माँ ने कहा, काजल ने शादी के लिए इनकार कर दिया है। उसका कहना है कि वो तुम्हारे साथ शादी नहीं कर सकती। दोस्तों, मैं पूरी तरह हैरान रह गया। मैंने माँ से कहा, यह कैसा मजाक है? काजल ऐसा क्यों कहेगी? माँ ने मुझसे फिर कहा, उसने तुमसे शादी के लिए इनकार कर दिया है। वो कहती है कि वो किसी और से प्यार करती है। दोस्तों, सच कहता हूँ, ये सुनकर मुझे विश्वास नहीं हुआ कि काजल ऐसा कैसे कर सकती है। काजल मुझसे उतना ही प्यार करती है जितना कि मैं उससे करता हूँ। वो मुझसे शादी के लिए कैसे मना कर सकती है? इसके बाद मैं गुस्से से अपने कमरे में आया और मैंने काजल का नंबर मिलाया। उसने फोन पर ठीक वही बात कही जो मैं वहां से सुन चुका था। सच कहता हूँ, उस वक्त मुझे काजल का अंदाज बहुत अजीब लग रहा था। ऐसा लग रहा जैसे उसे किसी चीज का डर हो, मगर किसका डर? कौन था उसके पास जो कि जबरदस्ती उससे ये सब कहने पर मजबूर कर रहा था? मैंने सोचा कि क्यों ना काजल के पास जाकर खुद उससे बातें करूं, उसे समझाऊं, उससे पूछूं कि ये सब कहने के लिए उसे किसने मजबूर किया। रात का वक्त था। यही सब सोचते सोचते मैं जैसे ही सो गया तब अचानक मेरी आंखें खुली। मुझे एक अजीब से एहसास ने अपनी लपेट में ले लिया था। मुझे ऐसा महसूस हो रहा था जैसे मेरे कमरे का टेम्परेचर बढ़ गया हो। मुझे बहुत ही ज्यादा गर्मी का एहसास हो रहा था, जबकि मौसम सर्दियों का था। समझ में नहीं आया। मैं हैरान था कि आखिर ये गर्मी आ कहाँ से रही है। कमरे की खिड़की भी खुली हुई थी जहां से ठंडी हवा अंदर आ रही थी, मगर क्या करें, वो भी इस गर्मी को कम करने में नाकाम रही। मैंने अपने पर ओढ़ा हुआ कंबल एक और फेंक दिया। मैं ठीक अपनी जगह से उठकर खिड़की के पास चला गया ताकि थोड़ी ठंडक मिल सके। मैं जैसे ही खिड़की पर पहुंचा तो शरीर पर ठंडी हवा टकराई, तब जाकर मुझे थोड़ी शांति मिली। उसी वक्त मेरी नजरें खिड़की के बाहर एक लड़की पर पड़ी जिसके बाल खुले थे और आज भी वो मेरी तरफ कमर करके खड़ी थी। मैं उसे पहली नजर में ही पहचान गया। ये तो वही लड़की थी जो कि मुझे विक्रम के घर पर भी नजर आई थी। तो ठीक ये लड़की यहाँ तक भी पहुंच गई। आखिर ये कौन है और मुझसे क्या चाहती है? सच कहता हूँ, अब तो मुझे उससे डर लगने लगा था।
समझ आ रहा था कि ये तो कुछ और ही चक्कर है। आज मुझे पहली बार डर का एहसास हो रहा था। मैंने जल्दी से खिड़की बंद की और जब वापस पलटा तो मेरी सांसें ऊपर से नीचे हो गई, क्योंकि ठीक वही लड़की अब मेरे सामने खड़ी थी। लेकिन इस बार उसकी कमर मेरी तरफ नहीं थी, बल्कि उसका चेहरा मेरे सामने था। इतना भयानक चेहरा मैं अपनी पूरी जिंदगी में भूल नहीं सकता। वो मुझे लगातार घूरती रही और फिर अचानक से हंसने लगी। हंसते हंसते वो जैसे पागल हो गई थी। वो मेरे कमरे में गोल गोल घूमने लगी। मैं चुपचाप सांस रोके उसे देखता जा रहा था। दोस्तों, सच कहता हूँ, उस दिन के वो डर का एहसास मुझे आज तक नहीं हुआ। मैं वहां से भागना चाहता था, मगर मेरे कदम जैसे जमीन ने पकड़ लिए थे। मैं अपनी जगह से हल्का सा भी नहीं हिल पा रहा था। वो लड़की अचानक आकर दोबारा मेरे सामने खड़ी हो गई। मेरी तो जैसे जान ही निकल गई। वो मुझसे अपनी भयानक आवाज में कहने लगी कि मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। मैं नहीं चाहती कि तुम मेरे अलावा किसी और के करीब जाओ, और तुम तो शादी करने चले थे। अगर तुमने उसे शादी करने की सोची तो मैं उसे जान से मार दूंगी। अभी तो मैंने सिर्फ उसे अपना चेहरा दिखाया है, सिर्फ हल्का सा डराया है। लेकिन अगर तुमने अपना इरादा नहीं बदला तो मैं सच में उसे जान से मार दूंगी। तुम काजल को खो दोगे। दोस्तों, इतना कहकर वो वहां से गायब हो गई। उसके जाने के बाद मैं अपनी रुकी हुई सांसें लेने लगा। मैं धीरे धीरे जमीन पर बैठ गया। ऐसा लग रहा था मुझ में जरा सी भी हिम्मत नहीं थी। धीरे धीरे कमरे का टेम्परेचर नॉर्मल होने लगा। शायद वो गर्मी उसी चुड़ैल की वजह से हो रही थी, लेकिन समझ में नहीं आया वो लड़की थी क्या? क्या कोई आत्मा थी? कौन थी वो? न जाने वो मुझसे क्या चाहती थी। वो मेरे पीछे क्यों पड़ी है? ये सारे ऐसे सवाल थे जिनका मेरे पास कोई जवाब नहीं था। मगर इतना मुझे अंदाजा हो गया था कि काजल मुझसे बेहद प्यार करती है। उसने जो भी कहा है वो सच नहीं है। मैं एक बार फिर से काजल से बात करना चाहता था। उसे समझाना चाहता था कि उसे किसी से भी डरने की जरूरत नहीं है। मैं उसके साथ हूँ और हमेशा उसके साथ रहूंगा, यहाँ तक कि कोई भी हमें एक दूसरे से अलग नहीं कर सकता। दोस्तों, पूरी रात मैं इसी तरह फर्श पर बैठा रहा। सर्दी की वजह से मेरा शरीर अकड़ चुका था, मगर एक तरफ मैं ये सोच सोच कर पागल हो रहा था कि आखिर ये चुड़ैल मेरे पीछे क्यों पड़ गई। सुबह होते होते मैं बुखार से तप रहा था। जब मैं देर तक कमरे से बाहर नहीं निकला तो मेरी माँ मेरे कमरे में आई। कहने लगी कि बेटा, क्या हो गया? क्या तुमने काजल के इनकार को अपने मन से लगा लिया है? अगर ऐसी ही बात है तो एक बार मैं उससे फिर से बात करूंगी, उसे समझाने की कोशिश करूंगी। क्या पता वो तुम्हारे साथ शादी करने के लिए तैयार हो जाए। तुम इतने परेशान मत हो कि कमरे से बाहर निकलना ही छोड़ दो। मैंने माँ का हाथ पकड़ा और उन्हें अपने पास बैठने को कहा। मैंने माँ से कहा, माँ, आप नहीं जानती कि हमारी जिंदगी में क्या मुसीबत आ गई है। आखिर काजल ने शादी करने से इनकार क्यों किया है? माँ मुझे हैरानी से देखने लगी। कहने लगी कि तुम्हें तो बहुत तेज बुखार है, चलो डॉक्टर के पास चलते हैं। ये बुखार इतना तेज है, डर लग रहा है कहीं तुम्हें कुछ हो ना जाए। दोस्तों, माँ पहले ही परेशान थी और मैं ये सब नहीं बताना चाहता था जब तक मेरे पास इस समस्या का कोई समाधान नहीं आता। मैं जानता था कि ये सब सुनने के बाद माँ और भी ज्यादा परेशान हो जाएगी। ज्यादा परेशानी के कारण उनका बीपी शॉर्ट कर जाता है। अगर उन्हें कुछ भी हो गया तो मैं क्या करूँगा? माँ मुझे डॉक्टर के पास ले गई। डॉक्टर ने मुझे दवाइयाँ दी और कहा कि तुम्हें आराम की ज़रूरत है, जल्दी ही ठीक हो जाओगे। लेकिन मैं किसी से क्या कहता? जो कुछ भी मेरे साथ हो रहा था उसके बाद आराम का तो सवाल ही नहीं उठता। इतनी बड़ी परेशानी मेरे जीवन में आ गई थी जिससे बाहर निकलने का रास्ता मुझे तो नहीं दिख रहा था। एक बार फिर से सोते वक्त रात में मुझे ऐसा महसूस हुआ कि जैसे कमरे का तापमान बहुत ज़्यादा हो गया था। नींद में ऐसा मालूम हुआ जैसे कोई मेरे बालों में अपने हाथों की उंगलियां चला रहा हो। मैं एकदम से उठकर बैठ गया। देखा कि वही चुड़ैल मेरे पास बैठी हुई थी। मुझे अचानक जागता देखकर वो एकदम से हंसने लगी। हंसते हंसते उसने मुझसे कहा, तुम जानते हो मैंने तुम्हारी काजल का क्या हाल किया है? जब मैंने उसके मुंह से काजल का नाम सुना मैं बुरी तरह घबरा गया। मैंने उससे पूछा, क्या किया है तुमने काजल के साथ? वो कहने लगी कि मैंने उसे इतना डरा दिया है कि सब उसे पागल कहने लगे हैं। इस वक्त वो हॉस्पिटल में है। कहीं ऐसा ना हो वो धीरे धीरे पागल हो जाए, तब तुम क्या करोगे? मैंने उससे कहा, देखो, तुम ऐसा नहीं कर सकती। तुम आज के बाद उसके पास नहीं जाओगी, उसे कोई नुकसान नहीं पहुंचाओगी। मेरी बात पर वो हंसने लगी। कहने लगी कि मैं तो उसे जान से मार दूंगी, मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ सकती। बताओ मैं कैसे बर्दाश्त करूं कि मेरे प्रेमी के मन में कोई और लड़की हो। तुम काजल से तो क्या किसी भी लड़की से शादी नहीं कर सकते और ना ही किसी से प्यार कर सकते हो। अब तुम हमेशा ऐसे ही रहोगे मेरे साथ। मैं तुम्हें अपने साथ
अपनी दुनिया में लेकर जाऊंगी। हम दोनों साथ में बहुत खुश रहेंगे। दोस्तों, एक तरफ मेरा दिमाग लगातार काजल में ही उलझा हुआ था। बस भगवान करे कि वो सुरक्षित हो। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। शायद अब यही समय था कि मैं अपने माता पिता को ये सब कुछ बताऊं। वही मुझे इस समस्या से निकाल सकते हैं। सुबह होते ही मैं माँ के पास गया। मैंने रोते हुए माँ को सारी बात बता दी। माँ मुझे हैरानी से देखने लगी। माँ मुझसे कहने लगी कि मैंने तुम्हें उसी दिन मना किया था कि रात में बाहर मत निकलना। अब कौन होगा जो हमें इस मुसीबत से बाहर निकालेगा? वो इंसान कौन है जो इसका उपाय करेगा? मैंने माँ से कहा, माँ आप तो एक तांत्रिक बाबा को जानती हो जो कि बहुत शक्तिशाली है और तो और वो प्रेत का इलाज करते हैं। माँ ने मुझसे कहा, तो देर किस बात की, अभी और इसी वक्त चलते हैं। बस मुझे तुम्हारे पिताजी से बात करने दो। ये सब उनके लिए भी जानना बेहद ज़रूरी है। दोस्तों, उसी वक्त मैंने देखा कि वो चुड़ैल ठीक दरवाजे पर खड़ी थी और लगातार मुझे गुस्से से घूर रही थी। उसने मुझसे कहा, अगर तुम किसी बाबा के पास गए तो दोबारा अपनी काजल की शक्ल नहीं देख पाओगे। मैं उसे जान से मार दूंगी। ये बात मैंने तुरंत अपनी माँ को बताई। माँ ने कहा, मैं एक काम करती हूँ, काजल की माँ से बात करती हूँ, सब कुछ उन्हें बताती हूँ। भगवान ने चाहा तो सब ठीक हो जाएगा। माँ ने तुरंत ही कॉल मिलाया और उनसे बात की। माँ उनसे कहने लगी कि सब लोग काजल के पास बैठकर काली माता का मंत्र पढ़ना शुरू करें ताकि वो चुड़ैल उसे कोई नुकसान ना पहुंचा सके। काजल की माँ ये सुनकर बहुत गुस्से में थी। बोली, ये सब आपके बेटे के कारण हुआ है। अगर वो ऐसी गलती ना करता तो हम सब के सब इस मुसीबत में ना पड़ते। बस एक बार ये चुड़ैल से जान छूट जाए। मैं काजल की शादी आपके बेटे के साथ कभी नहीं कराऊंगी। जो इंसान एक बार मेरी बेटी को मुसीबत में डाल सकता है तो वो दूसरी बार भी उसकी जान खतरे में डाल सकता है। माँ ने कहा, ये सारी बातें हम बाद में करेंगे, अभी आपकी बेटी की जान को खतरा है। काजल के माता पिता ने तुरंत ही एक पंडित को काजल के पास बैठा दिया जो कि लगातार हनुमान के मंत्र पढ़ रहा था। उस वक्त काजल बेहोश थी। उसे कुछ भी मालूम नहीं था कि आखिर उसके आसपास हो क्या रहा है। सब के सब कितने परेशान हैं। दूसरी तरफ जब मैं अपने माता पिता के साथ तांत्रिक के पास जा रहा था तो रास्ते में अचानक गाड़ी खराब हो गई। माँ कहने लगी कि वो नहीं चाहती कि हम तांत्रिक बाबा के पास पहुंचे, लेकिन कैसे भी करके हमें उस मंदिर में जाना ही होगा। वही है जो हमें इस मुश्किल से निकाल सकते हैं। दोस्तों, बहुत मुश्किल से हम बाबा के पास पहुंचे। जब ठीक हम लोग मंदिर पहुंचे तो माँ तांत्रिक बाबा के पैरों में गिर गई। कहने लगी कि बाबा, आप मेरे बच्चे को बचा सकते हैं। इसके पीछे किसी का ऐसा साया है जो इसे बर्बाद कर रहा है। वो ठीक मेरे बेटे और होने वाली बहू को मारना चाहती है। कृपया प्लीज आप उससे हमारी जान छुड़ाएं। बाबा ने कहा, मुझे ठीक से पूरी बात बताओ। इसके बाद सारी बातें मैंने बाबा को बताई। मैंने रास्ते के हर एक बात का जिक्र किया जो मैंने इस कहानी में बताया है। बाबा ने कहा, वो चुड़ैल उस वक्त काली बिल्ली के रूप में थी। जब तुमने उसकी मदद की तो वो तुम पर फिदा हो गई। बस तभी से वो तुम्हारे पीछे पड़ गई। इसका मतलब है कि वो चुड़ैल उसी जंगल में उसी स्थान पर रहती है। चलो तुरंत उस जगह पर चलते हैं। मुझे उस चुड़ैल के ठिकाने को समाप्त करना होगा। बाबा ने माँ को मंदिर में ही बिठा दिया। कहने लगे कि आपका वहाँ पर कोई काम नहीं, यहाँ बैठिए और अपने बेटे के लिए प्रार्थना कीजिए। दोस्तों, मैंने तुरंत ही गाड़ी स्टार्ट करी और एक बार सफ़र में फिर से हमारी गाड़ी खराब हो गई। मैं जैसे ही गाड़ी ठीक करने के लिए नीचे उतरा तो बाबा कहने लगे कि रुक जाओ, ये गाड़ी मेरी तपस्या से ठीक होगी, चिंता मत करो, तुम गाड़ी स्टार्ट करो। ये सब कुछ उस शक्तियों की ताकत है जो लगातार हमें रोक रही है। हमें कैसे भी करके शाम होने से पहले उसे रोकना होगा, वरना उसकी शक्तियाँ बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगी। उसके बाद हमारा मुकाबला करना मुश्किल हो जाएगा। हम ठीक उसी जगह पर पहुंचे जहाँ वो बिल्ली मुझे दिखाई दी थी। बाबा ने तुरंत ही वहाँ मंत्र पढ़ना शुरू किया और धीरे से कहने लगे कि वो चुड़ैल इसी पेड़ में रहती है और बाकी का काम मेरा है। तुम चुपचाप गाड़ी में जाकर बैठ जाओ। याद रखना, कुछ भी हो जाए गाड़ी से बाहर मत निकलना। आज या तो मैं उसे कैद कर लूँगा या समाप्त कर दूंगा। दोस्तों, मैं चुपचाप गाड़ी में जाकर बैठ गया। बाबा पेड़ के नीचे बैठकर तपस्या करने लगे। काफ़ी देर हो गई, अब हर तरफ अंधेरा छा गया। साथ ही दोस्तों, एक ऐसी सुनसान जगह थी जहाँ हम दोनों के अलावा कोई भी नहीं था। कहते हैं कि इस रास्ते पर लोग दिन में भी मुश्किल से गुजरते हैं, रात में तो कोई गुजरता ही नहीं। मुझे गाड़ी में काफ़ी देर हो गई थी। अचानक मेरे शीशों पर लाल हाथों के निशान छपने लगे। मैं जोर से चिल्लाने लगा। बाबा ने मुझसे कहा कि चिंता मत करो, वो तुम्हें डराने की कोशिश कर रही है, तुम्हें डरना नहीं। मैं अपनी आंखें बंद करके चुपचाप बैठ गया, लेकिन मुझे अंदर से कितना डर लग रहा था ये सिर्फ मैं ही जानता हूँ। कुछ ही देर में अचानक वो चुड़ैल मेरे सामने आ गई। वो मुझसे कहने लगी कि मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगी, तुमने मेरे साथ अच्छा नहीं किया। उसी वक्त बाबा ने एक बोतल निकाली जिसमें से एक अजीब सा धुआं निकलने लगा। शायद
वो धुआं चुड़ैल को लपेट रहा था, क्योंकि वो चुड़ैल अचानक चिल्लाने लगी। कुछ ही देर बाद बाबा ने बोतल का ढक्कन बंद कर दिया और ठीक गाड़ी की तरफ आके बोले, जल्दी से गाड़ी स्टार्ट करो और गंगा की तरफ ले चलो। हम ठीक जैसे ही गंगा पहुंचे तो बाबा ने वो बोतल पानी में फेंक दी। बाबा कहने लगे कि अब वो चुड़ैल हमेशा के लिए चली गई, अब वो तुम्हारे जीवन में कभी नहीं आएगी और ना ही तुम्हें और तुम्हारी पत्नी को नुकसान पहुंचाएगी। दोस्तों, इसके बाद काजल भी धीरे धीरे ठीक हो गई, लेकिन काजल के माता पिता शादी के लिए तैयार नहीं थे। लेकिन काजल तो मुझसे प्यार करती थी, जिसके कारण उसके परिवार वालों को झुकना ही पड़ा। दोस्तों, आज मैं अपनी पत्नी के साथ खुशहाल जीवन बिता रहा हूँ, लेकिन उस दिन के बाद से मैंने कभी भी अपने माता पिता की बात का विरोध नहीं किया। जब भी उन्होंने मुझे किसी बात से रोका, मैं एकदम से रुक गया, क्योंकि मेरी नादानियों ने मुझे सिखा दिया कि हमारे माता पिता हमें बुरे काम करने से रोकते हैं। दोस्तों, उस रात के बाद से मैंने कभी भी उस चुड़ैल को अपने सपनों में नहीं देखा। लेकिन क्या बताऊं, जब भी इस बारे में सोचता हूं मेरी रूह कांप जाती है। हालांकि इस कहानी को अब 5 साल बीत चुके हैं। मेरी उम्र इस वक्त 33 साल है। बस इतनी ही थी मेरी ये कहानी। धन्यवाद।